हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सभी के? सब ठीक ठाक, सब कुशल मंगल है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट मेरे पास आई व्हाट्सएप के ऊपर, उन्होंने मैसेज किया और कहा कि सर एक बार नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के जो कंसेप्ट्स हैं फटाफट उनको रिवाइज करवा दीजिए। तो मैं आज का ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर, फरमाइश के ऊपर लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम लोग नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। हम लोग यहाँ पे एक बम्पर ऑफर लॉन्च कर रहे हैं और ये ऑफ़र स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी फाउंडेशन का एग्ज़ाम हुआ है, आप लोग अपने रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं, और बाकी वो स्टूडेंट्स भी जो अभी नवंबर 21 के लिए अपना एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन का सोच रहे हैं। बेटा, आप लोगों के लिए एक बम्पर ऑफ़र ये है कि अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वो प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं 3 महीने का, तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना होगा। इसी प्रकार से अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट इज यू पे फॉर 12 मंथ्स, यू गेट द बेनिफिट फॉर 14 मंथ्स। एंड सिमिलरली, if you take subscription for 24 months, you automatically get extra 3 months। तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। दैट मीन्स यू कैन यूज द सब्सक्रिप्शन फॉर 27 मंथ्स। तो ये बहुत बहुत बड़ा ऑफर आप सभी के लिए। इन सब चीज़ों के लिए आपको मेरा कोड याद रखना होगा। माई कोड इज CA जोहर। आप मेरा कोड यूज करके इमीडिएट बेसिस के ऊपर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, विच विल बी आइसिंग ऑन द केक। और नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन on the topic of CTP and NRTP, and here is the video for you. Special provisions for casual taxable, special provision for casual taxable person, जिसे हम लोग बोलते हैं CTP, एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसको हम लोग बोलते हैं NRTP। और इनसे रिलेटेड रूल्स हैं हमारे पास, कुछ सेक्शंस हैं हमारे पास। सेक्शंस कौन कौन से हैं? अभी मैं आपके साथ सेक्शन 25 डिस्कस कर रहा था। 25 है, 27 है, और इसके साथ साथ में हमारे पास रूल्स हैं। रूल नंबर 13 है, रूल नंबर 15 है। तो सेक्शन भी करेंगे, रूल्स भी करेंगे, कंबाइंड रीडिंग है इन सारी चीज़ों की। लेट अस स्टार्ट विद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, CTP के बारे में बात कर रहे हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जिसे हम लोग बोलेंगे CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। बहुत सारे लोग इसे सब सेक्शन ना कह के बहुत सारे लोग इसे क्लॉज कहते हैं। आप क्लॉज कहेंगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा, ध्यान से करना। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है? A person who occasionally undertakes, a person who occasionally का मतलब होता है कभी कभार। A person who occasionally undertakes transaction of supply of goods or supply of services, whether as a principal or agent in the state or in the union territory where he has नो फिक्स्ड या परमानेंट भी वो कह सकते हैं, वेयर ही हैज नो फिक्स्ड या परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस।
आप इसे कॉपी कीजिए, आप इसे कॉपी कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। कुछ सेकंड्स का टाइम लग गया, बैटरी खत्म हो गई थी, मैंने बैटरी को चेंज किया है। चलिए, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली, कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए यहां पे। फिर भी मैं अभी सामने आऊंगा, सारी बात समझाऊंगा। सेकेंड पॉइंट, एज पर सेक्शन नंबर 24 registration is compulsory. Registration is compulsory irrespective of his turnover. तो कुछ भी टर्नओवर हो, irrespective of turnover, रजिस्ट्रेशन तो भाई कंपल्सरी होगा। पॉइंट नंबर 3, casual taxable person must apply for registration at least, कम से कम at least 5 days prior to start of business। कम से कम 5 दिन पहले वो अप्लाई करेगा स्टार्टअप बिजनेस के लिए। पॉइंट नंबर 4, along with application for registration, he has to pay advance tax। एडवांस टैक्स क्या होता है, क्यों पे करते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। ही हैज टू पे एडवांस टैक्स एंड इट विल बी credited to electronic cash ledger। Point number 5, the registration granted will be valid for such number of days as mentioned on the registration certificate, but for maximum of 90 days। Further, it can be extended for another period of 90 days। That is, maximum can be 180 days। Point number 6, casual taxable person will have to submit
monthly GST returns just like normal registered person, and amount of advance tax deposited by him will be refunded to him only when he has submitted all of his GST returns। लो जी, तो मैंने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में आपको सारी बातें आपको लिखवा दी। मैंने आपको सब कुछ लिखवा दिया, जो कुछ पॉसिबल था वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। अब ध्यान से ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपके सामने आ चुका हूं आपको ये सारी बातें समझाने के लिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था। मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, मान लीजिए मैं बॉम्बे जाता हूं और बॉम्बे जाके लेक्चर डिलीवर करता हूं 1 हफ्ते के लिए, तो क्या बॉम्बे में मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना होगा? आंसर इज यस। बॉम्बे मीन्स महाराष्ट्र में मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जब मैं बॉम्बे के अंदर या महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लूंगा तो क्या मेरा वहां पे कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस है? आंसर इज बिग नो। दैट मीन्स मैं वहां का कोई रेगुलर व्यापारी नहीं हूं, रेगुलर डीलर नहीं हूं, मेरा सिर्फ टेम्परेरी काम है वहां पे। मेरे बेटा, ऐसे लोगों को कहा जाता है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और यही बात सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 20 के अंदर लिख के दी गई है। ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा था? अ पर्सन हु ओकेशनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन। ओकेशनली का मतलब होता है कभी कभार। A person who occasionally undertakes transaction of supply of goods or supply of services or both, whether as a principal or as an agent। तो चाहे मैं अपने लिए काम कर रहा हूं एज अ प्रिंसिपल या मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं एज एजेंट, दोनों सिचुएशंस की बात हो रही है। इन द स्टेट और इन द यूनियन टेरिटरी, जहां पे उसका अपना परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस ना हो। मेरा परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में है, बॉम्बे में नहीं है, लेकिन मैं बॉम्बे जाके काम कर रहा हूं। आई विल बी रिगार्डेड एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन द सिटी ऑफ बॉम्बे इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। साथ साथ में मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन बॉम्बे के अंदर महाराष्ट्र के अंदर करवाना जरूरी होगा। सेक्शन नंबर 24 में ये बात लिखी है, इट इज अ केस ऑफ अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, मेरे को अपना काम स्टार्ट करने से पहले कम से कम 5 दिन पहले मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा। ये बाकी सभी केसेस में हम लोग क्या करते हैं, काम स्टार्ट करने के बाद, लेकिन यहां पे काम स्टार्ट करने से पहले, और वो भी कितना पहले? कम से कम 5 दिन पहले। जब आप एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसके साथ में आपको एडवांस टैक्स भी देना होगा। अब यहां पे एडवांस टैक्स की क्या जरूरत है दोस्तों? जब मैं सप्लाई करूंगा, गुड्स बेचूंगा, सर्विसेज दूंगा, तो आई विल बी इंटाइटल्ड टू कलेक्ट द जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर। मैं कस्टमर से जीएसटी लूंगा। अब गवर्नमेंट वांट्स टू मेक इट श्योर कि जो मैं पैसा कस्टमर से ले रहा हूं वो मैं आगे सरकार के पास जमा भी करवा रहा हूं। क्योंकि अगर मैं बॉम्बे से भाग गया और दिल्ली वापस आ गया तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपना एसजीएसटी नहीं मिलेगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वांट्स टू मेक इट श्योर कि भागने से पहले भाई तेरी गर्दन हम लोग पहले से पकड़ के रखे, तू भाग ही ना पाए। तो मेरी गर्दन भागने से पहले वो कैसे पकड़ना चाहते हैं? 2 तरीके अडॉप्ट कर लिए। पहला उन्होंने कहा काम धंधा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, और दूसरा का उन्होंने कहा कि अपना एडवांस टैक्स का मतलब जीएसटी जमा करवाओ। अब एडवांस कैसे जमा करवा दो भाई? गवर्नमेंट ने कहा कि जब आप बॉम्बे आ रहे हो काम धंधा शुरू करने के लिए तो कुछ तो एस्टिमेट होगा कि आपकी कमाई कितनी होगी। बिना एस्टिमेट के तो आप दिल्ली छोड़ के बॉम्बे आओगे नहीं।
कुछ तो एस्टिमेट होगा कि हाँ इतना कमाऊंगा 10 दिन में। तो जो आप अगले 10 दिन में अंदाजन कमाने वाले हो, एस्टिमेटेड आप कमाने वाले हो, उस एस्टिमेटेड अमाउंट के ऊपर एस्टिमेटेड जीएसटी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि रेट आपको पता है। जैसे सर्विसेज की केस में रेट 18% है। मान लीजिए अगर आपका टर्नओवर रहने वाला है 5 लाख, तो 5 लाख का 18% कितना हो जाता है? 90,000। तो 90,000 का आपका एस्टिमेटेड अमाउंट है। अब इस 90,000 के अंदर अगर आपको लगता है कि आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होगा, आईटीसी भी होगा, तो भाई सेटअप कर लो उसे। मान लीजिए मेरे को लगता है 15,000 का आईटीसी होगा, तो मैंने सेटअप कर लिया। 90 में से 15 सेटअप करने के बाद बचा 75, तो सरकार ने कहा 75,000 पे तुम्हारी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बन जाती है, जमा करवा। कहने का मतलब यह है जितनी एक्चुअल में आपने जीएसटी की पेमेंट करनी है आईटीसी सेटअप करने के बाद, उतना पैसा आपको एज एडवांस सरकार के पास जमा करवाना होगा। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे होंगे सर मान लो अगर मेरा अंदाजा गलत हो जाए तो, मान लो मैंने ज्यादा जमा करवा दिया तो, मेरा टर्नओवर कम हो गया तो, कोई बात नहीं, पैसा रिफंड आ रहेगा। अब आप कहेंगे नहीं सर मान लो अगर मेरा अंदाजा गलत हो गया और मेरा टर्नओवर ज्यादा हो गया तो, सरकार कहती कोई बात नहीं, बाद में हम लोग रिकवर कर लेंगे आपसे। तो छोड़ेंगे नहीं, रिकवर भी कर लेंगे, रिफंड भी कर लेंगे। तो अब ये जो आपका एडवांस का पैसा है ये आपने एस्टिमेट कर लिया, ये पैसा आपको जमा करवाना है। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं जीएसटी में कोई काम आपका फिजिकल नहीं होगा, तो जीएसटी की पेमेंट भी कोई फिजिकल पेमेंट नहीं होगी। जीएसटी पोर्टल पर जाओ, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को यूज करके ऑनलाइन ट्रांसफर करो सरकार के खाते में, और जितना पैसा आपने सरकार के खाते में जमा करवा दिया, अब समझना बात को ध्यान से, आपने ये पैसा सरकार के खाते में जमा करना है, जीएसटी नेटवर्क के पास जाएगा, वो आगे कर देगा, तो सरकार के खाते में पैसा पहुंच गया। सरकार की किताबों के अंदर, बी वेरी वेरी केयरफुल, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, हिंदी में बोल देता हूं, सरकार की किताबों के अंदर ये पैसा आपने एडवांस में दिया है सरकार को, सरकार की लायबिलिटी है। ये लायबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो यहां पे सरकार की लायबिलिटी बन रही है। इनकम तो तब होगी सरकार की जब आप सप्लाई करेंगे, जब तक आपने सप्लाई नहीं किया, जब तक आपने एडवांस जमा करवाया, सरकार की लायबिलिटी है ये। और इस वजह से ये सरकार को लगता है कि ये पैसा आपको शायद वापस करना पड़ जाए। सरकार की बुक्स में, गवर्नमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यू बिकम द क्रेडिटर ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज वाई आपका खाता जो अकाउंट्स में और जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में होगा उसे क्रेडिट किया रहेगा। दीज बुक्स आर मेंटेन्ड एज पर द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, और इसी वजह से गवर्नमेंट के खाते के अंदर आपके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। मेरे बच्चे ध्यान रखना इस बात का, जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको एक जीएसटी के ऊपर पोर्टल मिलता है, जीएसटी पोर्टल आपको मिलता है, जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर आपका एक खाता बन जाता है। उस खाते के अंदर 3 तरह के आपके लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक आईटीसी लेटर और आपकी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेटर लेजर। तो आईटीसी, कैश एंड लायबिलिटी लेजर होते हैं। उसमें से कैश लेजर वो होता है जो पैसा आपने सरकार को जमा करवा दिया, जो पैसा आपने सरकार के पास जमा करवा दिया वो आपका कैश लेजर बन जाता है। और क्योंकि ये सरकार ने ये पैसा आपको वापस करना होगा शायद, इस वजह से वो आपके इस खाते को क्रेडिट करती है। आप सरकार के खाते में बनते हैं क्रेडिटर, आपको पैसा वापस करना है, इस वजह से क्रेडिट किया जाता है। और यही बात मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है पॉइंट नंबर 4 में। Along with the application for the registration, he has to pay advance tax. Advance tax कैसे कैलकुलेट होगा वो मैंने आपको बता दिया। And it will be credited to the e-cashier ledger. आप पैसा पे करेंगे, सरकार आपके खाते को क्रेडिट कर देगी क्योंकि आप उसके क्रेडिटर बन जाते हैं। साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान रख देना, रजिस्ट्रेशन आपको जो मिलेगा वो उतने पीरियड के लिए वैलिड रहेगा जितना पीरियड आपने डिमांड किया था। जैसे मैं बॉम्बे जा रहा हूं, मैंने कहा साहब 10 दिन का रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, तो 10 दिन तक मेरा रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर मैं एक्सटेंड करवाना चाहूं तो मैं एक्सटेंड करवा सकता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम ध्यान रखना
मैं अगर पहली बार में ये कह रहा हूं कि साहब 10 दिन का नहीं, मेरे को तो 100 दिन का रजिस्ट्रेशन दे दो, तो नहीं मिलेगा। जो मेरे को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पर रजिस्ट्रेशन मिलता है वो मैक्सिमम 90 दिन के लिए मिलता है। 90 दिन के बाद मैं रिन्यू करवाना चाहूं तो फर्दर उसे रिन्यू करवाया जा सकता है अनदर 90 दिन के लिए। 90 दिन का मतलब होता है 3 महीने, और ऐसा करते हुए आप मैक्सिमम 180 दिन का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ साथ में मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है इससे अपनी सारी जीएसटी रिटर्न सबमिट करनी होंगी। जीएसटी रिटर्न्स भी सबमिट करनी है, पेमेंट भी करनी है जीएसटी की। और अगर उसके बावजूद सरकार के पास आपका एडवांस टैक्स का पैसा रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो पैसा आपको वापस मिले, तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर वापस होगा कि आपने अपनी सारी जीएसटी रिटर्न सबमिट कर दी हो। अगर आपकी कोई जीएसटी रिटर्न पेंडिंग है तो भूल जाना कि आपको पैसा वापस मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी सारी की सारी रिटर्न्स सबमिट नहीं कर दोगे। तो ये तो था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब हमारे पास क्या बचा? आज की क्लास का लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। हेडिंग दीजिएगा NRTP, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। पहला पॉइंट सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 77, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन is a person who occasionally undertakes transactions which involve supply of goods or services or both, whether as a principal or as agent, but who has no fixed place of business, who has no fixed place of business, or residence in India. Point number 2. Non-resident taxable person has to get registration as per section 24 irrespective of level of turnover. Point number 3. To get registration, he has to submit a self-attested कॉपी ऑफ पासपोर्ट। अब ये कॉपी ऑफ पासपोर्ट की क्या जरूरत पड़ी है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। कि पासपोर्ट की जरूरत क्या है। इन केस ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी, it has to submit
it has to submit any identification number based on which entity is identified in its own country. Point number 4, non-resident taxable person must apply for registration 5 days at least लिखना भूल गया मैं, at least 5 days prior to start of business. सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं. Point number 5, NRTP must deposit advance tax. एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था. एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. आप ध्यान दीजिए, सारे पॉइंट्स एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं. रजिस्ट्रेशन is granted for the period mentioned on registration certificate. But can be for maximum of 90 days, and further it can be extended for another period of maximum 90 days. मेरे बेटा सेम बातें दोनों सेक्शंस में चल रही हैं, एज इट इज सेम बातें. Point number 7, GST returns have to be submitted. GST returns have to be submitted on monthly basis. And advance tax will be refunded only on payment, only on submission of all GST returns. लो मेरे बेटा, यहाँ तक हम लोग आज की क्लास में करेंगे. आप लोगों ने हालांकि सारी बातें करी हैं, रिपीट हो रही हैं जो आपने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में किया. वट एवर यू हैव डन अंडर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, लगभग सारी वो बातें
हम लोगों ने यहाँ पे रिपीट करी है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में। बस एक बात का फ़र्क है, और वो एक बात का फ़र्क है पॉइंट नंबर 3 में। मेरे बच्चे, मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा द सिस्टम, द प्रोसीजर फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन। उसके लिए जीएसटी के रूल्स हैं, रूल नंबर 8, 9, 10, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उनके अंदर हम लोग एक पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपके पास अपना परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, वो होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन है, तो बेस्ड ऑन दैट पैन आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नॉन रेसिडेंट है उसके पास प्रोबेबिलिटीज पूरी है कि उसके पास पैन नहीं होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं होगा। मैंने निक जोन्स का आपको एग्जांपल दिया था। आपको लगता है कि क्या निक जोन्स के पास इंडिया का परमानेंट अकाउंट नंबर होगा? शायद नहीं होगा। तो ऐसे केस में जब उसके पास पैन नंबर ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कैसे दें? क्योंकि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द पैन, और पैन नंबर उसके पास है नहीं। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, जिसके पास पैन नंबर नहीं है हम उससे पासपोर्ट ले लेंगे, पासपोर्ट नंबर के बेसिस के ऊपर उसको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। लेकिन अब एक और मुसीबत, पासपोर्ट तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। अगर कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है तो क्या करें, या कोई और ऐसी एंटिटी है तो क्या करें? तो हमारी भारत सरकार ने उसका भी रास्ता निकाल दिया। भारत सरकार ने कहा भाई ऐसा है, अगर कंपनी है तो जिस फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड है वहां पे कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। कोई पार्टनरशिप फर्म है तो फॉरेन कंट्री में पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हुई है तो उसका कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी को मिला है, पार्टनरशिप फर्म को मिला है, वो सबमिट करो। अगर इंडिविजुअल का केस है, ह्यूमन बीइंग का केस है, तो पासपोर्ट सबमिट करो। और बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिफिकेशन नंबर्स वी विल अलॉट द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने दिन पहले करवाना है? कम से कम 5 दिन पहले करवाना है। ठीक है जनाब। तो बाकी के सारे के पॉइंट्स तो वही थे जो अभी हम लोगों ने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए किए हैं, और वही हम लोगों ने यहाँ पे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए भी किए हैं।